हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मध्यकालीन भारत को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और उससे भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम मध्यकालीन भारत की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ये किन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आरओ, एआरओ एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, रेलवे एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सीपीओ, खंड शिक्षा अधिकारी, स्टेनोग्राफर और भी जो अदर्स एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो के कंटेंट को कंठस्थ कर लिया तो चाहे आप ल्यूसेंट लगाएं, चाहे आप घटना चक्र लगाएं या कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव बुक लगाएं, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अब तक आगे अगर अपडेट आता है तो उसकी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको समझ आएंगे और सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हम मध्यकालीन भारत को किस तरीके से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अरबों का आक्रमण वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की, यहाँ से भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर जो अरब का आक्रमण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के। इसका टाइम पीरियड है 712 AD। उसके बाद आते हैं तुर्क। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण ये पढ़ेंगे हम, और इसमें हम दो लोगों की बात करेंगे, महमूद गजनवी जिसका टाइम पीरियड है 1001 से 27, मतलब 1027, और मोहम्मद गौरी जिसका टाइम पीरियड है 1175 से 1206। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से 1526 तक है। इसमें शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश से। गुलाम वंश है 1206 से 1290। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 और 1320 में इसका दी एंड हो जाता है। तो सबसे छोटा जो वंश है दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा है? खिलजी वंश। यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे छोटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल कौन सा है, तो वो है खिलजी वंश का। ये सबसे कम टाइम तक राज करते हैं दिल्ली पर। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1414। इसका टाइम पीरियड इन दिल्ली सल्तनत में इन पांचों वंश से सबसे ज़्यादा है, तो ये है सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका है? तुगलक वंश। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की गद्दी पे सबसे ज़्यादा जो राज किया है वो किस वंश ने किया है? तुगलक वंश ने। और सबसे कम जो राज किया है वो किया है खिलजी वंश ने। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, और सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से 1451। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की शुरुआत होती है 1451 से, और 1526 में बाबर आके इसका दिल्ली सल्तनत का दी एंड कर देता है। इसके बाद शुरुआत होती है मुगल काल की। तो मुगल काल में सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है बाबर की, और बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530 तक। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से 1556। हुमायूं का बेटा अकबर आता है। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605। जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 1627। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1627 से 1658। औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से 1707। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। इसके आगे और भी मुगल काल के जो राजा हैं, महाराजा हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो जो राजा महाराजा बचेंगे, जो भी हैं, फर्रुखशियार वगैरह जो भी हैं, उनको हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, और ये जानेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था कि भारत पर अरबों ने आक्रमण किया।
अरबों का आक्रमण शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि खलीफा कौन थे, क्योंकि अरबों का आक्रमण से लेके दिल्ली सल्तनत आएगी और आगे पूरे मध्यकालीन भारत में ये खलीफा पद बहुत ज़्यादा प्रचलित रहेगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि खलीफा कौन थे, और खलीफा का सीधे सीधे संबंध इस्लाम धर्म से है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ और इस्लाम धर्म किसने शुरुआत करी। तो आइए हम इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म की जो शुरुआत की थी वो हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, वहाँ पे हुआ था, और 570 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनका सन याद रखना ज़रूरी है। 622 एडी में क्या हुआ, हिजरी संवत की शुरुआत की। हिजरी संवत मुस्लिम धर्म में मुस्लिम कैलेंडर को बोला जाता है। तो मुस्लिम कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी, और ये कब की थी, जब ये मक्का से मदीना गए थे, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत करी थी। 7वीं सदी के शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक नए धर्म का उदय हुआ। तो नए धर्म की जो शुरुआत करी थी वो हज़रत मोहम्मद साहब ने करी थी। कब करी थी, 7वीं सदी की शुरुआत में। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद, मतलब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मुस्लिमों को धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंदों को दी गई। जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो अब उस धर्म को, इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाए। तो इसकी जिम्मेदारी जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे, जो करीबी लोग थे, उनको दी गई, और उनको खलीफा कहा गया। वही लोग खलीफा कहलाए। इसी धार्मिक पद खलीफा को लेकर पूरा मुस्लिम संप्रदाय 2 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसको कहा जाता है, एक वर्ग था शिया और दूसरा वर्ग था सुन्नी। मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर शिया और सुन्नी में फूट पड़ गई। शिया कहते थे हम अपना खलीफा बनाएंगे और वही मानना होगा सबको। सुन्नी कहते थे कि भाई हम खलीफा बनाएंगे और उन्हीं को मानना पड़ेगा कि यही खलीफा हैं। अब 2 तो खलीफा नहीं हो सकते, तो इन दोनों में फूट पड़ गई कि हम बनाएंगे खलीफा और हम बनाएंगे खलीफा। खैर, बस आप इसको, स्टोरी को बस आप याद रख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस इसलिए लिखा है जिससे आप समझ पाएँ, बैकग्राउंड को समझ पाएँ। सुन्नी का मानना क्या था कि पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उपयुक्त अनुयायी, कोई भी जो फॉलोवर है, वो खलीफा बन सकता है, ऐसा सुन्नी मानते थे। इसका मतलब ये है कि जो टैलेंटेड होगा, जिसकी सोच मोहम्मद साहब से मिलती होगी, वो खलीफा बन सकता है, ऐसा सुन्नी मानते थे। शिया क्या मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये अल्लाह हैं, और अल्लाह की तुलना हम सामान्य व्यक्ति से नहीं कर सकते। तो इनका मानना था कि पैगंबर मोहम्मद का ही कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो खलीफा बनेगा, कोई आम व्यक्ति खलीफा नहीं बन सकता, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद कोई आम व्यक्ति थोड़ी थे। तो इनको कह सकते हैं कि ये थोड़े रूढ़िवादी लोग थे, मतलब पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग थे। इनका मानना था कि अल्लाह के रक्त संबंधी लोग, जो मतलब अल्लाह से ब्लड का रिलेशन रखते हों, ऐसे लोग ही अल्लाह के रूप हो सकते हैं, सोच संबंधी लोग नहीं। इनका क्या था, इनका कहना था कि जो अल्लाह की जैसी सोच रखते हों, जो मोहम्मद साहब के जैसी सोच रखते हों, क्योंकि मोहम्मद साहब को अल्लाह मानते थे, तो मोहम्मद साहब की जैसी सोच रखते हों वो खलीफा होगा। लेकिन ये मानते थे कि मोहम्मद साहब जैसी सोच रखने वाला खलीफा नहीं होगा, जो मोहम्मद साहब का रिश्तेदार होगा, जो मोहम्मद साहब से ब्लड का रिलेशन रखता होगा, वो खलीफा होगा। सुन्नी ने भी आगे कुछ खलीफा बनाए अपने, शिया ने भी अपने कुछ खलीफा बनाए। कभी इनके खलीफा होते थे तो इनको मार देते थे, इनके खलीफा इनको मार देते थे, यही इन दोनों में टसल चलती रही। तो आगे देखते हैं, और इसी को लेकर विवाद चल रहा है और आज भी चल रहा है। इसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है तब से, और आज भी चल रहा है। भारत के बाहर के देशों में देखें तो मुख्य लड़ाई मुसलमानों में किस चीज़ की है, शिया की और सुन्नी की लड़ाई है इनके बीच।
और ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। जैसे आप मिडिल ईस्ट वगैरह में देखोगे तो वहाँ जो मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, कभी मस्जिद पे बॉम्ब फोड़ दिया, तो वो सब क्या है, वो शिया और सुन्नी की आपस में लड़ाई है। मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा आए, मोहम्मद साहब जो थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो खलीफा आएंगे वही खलीफा पद था, वह धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया था। जो खलीफा आए, खलीफा पहले कैसा पद था, केवल धार्मिक नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हजरत मोहम्मद के बाद जब खलीफा आए तो वो धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया खलीफा। जब तक बात धार्मिक की थी, वह धर्म से जुड़े थे और खलीफा का उद्देश्य बन चुका था कि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। खलीफा जब तक धर्म से जुड़े हुए थे, खलीफा पद जब तक धार्मिक था, तब तक उनका यही मानना था, खलीफा का उनका यही उद्देश्य था कि हम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जैसे ही बात राजनीति की आई, यह पद राजनीति का भी एक हिस्सा हो गया, ये राजनीति का भी एक पार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थात इस्लामिक कंट्री के जो सुल्तान थे वो खलीफा से पूछकर, राय मशवरा करके, इनसे परमिशन लेकर ही कार्य किया करते थे। कोई भी काम करना है सुल्तान को तो वो पहले किससे परमिशन लेगा, खलीफा से परमिशन लेगा। ये इन्होंने राजनीतिक पद स्टैब्लिश कर लिया था। तब तक तो खलीफा अच्छे थे जब तक प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाद में ये खलीफा पद राजनीतिक बन गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लालच आ गया। जब ये पद राजनीतिक बन गया तो कहीं ना कहीं खलीफाओं के अंदर क्या आ गया, लालच आ गया। ये लालच क्यों आया, जो अरब कंट्री के सुल्तान थे वे चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खजाने की प्राप्ति हो, और खलीफा चाहते थे कि इस्लाम का अधिक से अधिक विस्तार हो। तो सुल्तान अपनी फौज को भेज देता था दूसरे देशों की सीमाओं में, और वहाँ के राजाओं पर अधिकार कर वहाँ के धन को लूटकर अपने पास रख लेते थे ये सुल्तान। क्योंकि अरब कंट्री में जनता से ये टैक्स तो वसूला नहीं जा सकता, जनता पर लगान तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ खेती होती नहीं थी। भाई अरब में खेती कहाँ होती है, अरब में तो खेती होती नहीं है, ना पानी है ना उपजाऊ ज़मीन है। रही बात व्यापार पशुपालन की, वहाँ कुछ व्यापार भी होता था वहाँ से और पशुपालन भी होता था, तो उससे जीना खाना पीना हो जाए अपना, वही बहुत है। तो मैंने ये एक बैकग्राउंड दिया आपको कि खलीफा कितना पावरफुल पोस्ट होती थी उस टाइम पर। तो अब हम शुरुआत करेंगे अरबों के आक्रमण की, जो भारत पर हुआ 712 एडी में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ और उसकी वजह क्या थी। तो ये है भारत का मैप। वैसे भारत का ये मैप नहीं है, मुझसे बनाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है समझने के लिए। आप मान लीजिए ये भारत का मैप है और इसको हम बोलते हैं सिंध प्रांत। पहले पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो ये जो एरिया है ये है सिंध। यहाँ पर एक हिंदू शासक थे, एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था दाहिर, और इराक में एक खलीफा थे। तो क्या हुआ, श्रीलंका से एक जहाज़ जा रहा था, श्रीलंका से एक जहाज़ जा रहा था खलीफा के पास। उस जहाज़ में कुछ सामान जा रहा था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसमें लड़कियां भी एक्सपोर्ट की जा रही थी, ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। खैर उसकी पुष्टि नहीं होती, लेकिन एक जहाज़ जा रहा था इराक खलीफा के पास। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो समुद्र वाला एरिया है ये भारत के एरिया में लगता है। ये वाला जो समुद्र है, यहाँ पे सिंध प्रांत के कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं जिन्होंने इस जहाज़ को लूट लिया। ये खबर जब खलीफा को पता चलती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आंखें लाल हो जाती हैं उनकी, कह रहे हमारा जहाज़ लूट लिया, खलीफा का जहाज़ लूट लिया। उन्होंने दाहिर से कहा कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में हमारा जहाज़ लूटा गया है और उसकी आप पता लगाएं किसने लूटा है और हमें जल्द से जल्द उस जहाज़ को वापस करें। इन्होंने कहा देखो लुटेरों ने आपका जहाज़ लूटा है और इसकी ज़िम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ, आप जानें और वो जानें।
इस बात पे जो खलीफा थे, इराक़ के खलीफा, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मन बना लिया कि मैं दाहिर से इस बात का बदला लूँगा। तो इराक़ के जो खलीफा थे, इन्होंने अपने गवर्नर कह लो या फिर सुल्तान कह सकते हो, अल हज्जाज को कहा जाओ सिंध पर अटैक करो, राजा दाहिर को सबक सिखा कर आओ। अल हज्जाज ने ये जिम्मेदारी अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को दी। मोहम्मद बिन कासिम उस समय महज 17 वर्ष का था और ये काफ़ी खूंखार था और ये सऊदी अरब का रहने वाला था। सऊदी अरब का भी बॉर्डर जो है वो इराक़ से लगता है, तो ये वहाँ का रहने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, अपनी फ़ौज के साथ फ़ौज को तैयार किया और इधर इराक़ से ईरान होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए यहाँ पे दाहिर पे अटैक किया और दाहिर को युद्ध में हरा दिया और खूब धन की लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद दाहिर तो मर चुका था, लेकिन इसकी 2 बेटियां थीं जो ज़िंदा बची थीं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि चलो इन दोनों बेटियों को इराक़ के खलीफा को भेंट करूंगा, जिससे इराक़ के खलीफा मुझसे खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटियों ने मन ही मन ये एक षड्यंत्र रचा था कि हम अपने बाप का बदला, अपने पिताजी की मौत का बदला हम मोहम्मद बिन कासिम से एक दिन ज़रूर लेंगे। तो जब मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों बेटियों को लेकर धन की लूटपाट करके इराक़ के खलीफा को सौंप देता है और अपना काम करके चला जाता है, तब इराक़ के खलीफा जब इन दोनों बेटियों से मिलते हैं तो ये दोनों बेटियां इराक़ के खलीफा से कहती हैं कि खलीफा जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा बताइए क्या बताना चाहते हैं। कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो पहले ही हमें झूठा कर चुका है, हमारा उपभोग कर चुका है। ये बात जब इराक़ के खलीफा को पता चली, उसको और ज़्यादा गुस्सा आया कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने ऐलान किया खलीफा ने कि मोहम्मद बिन कासिम को मेरे सामने लाया जाए और एक सांड को मरवाया जाए, मरवाकर उसकी खाल को उधेड़ा जाए और उसमें बंद करके मोहम्मद बिन कासिम को मेरे सामने लाया जाए। जब ये सब किया तो मोहम्मद बिन कासिम की दम घुटकर हत्या हो जाती है उस खाल के अंदर, सांड की खाल के अंदर। और जब ये बात इन दोनों बेटियों को पता चलती है, दाहिर की बेटियों को, तो दाहिर की बेटी इराक़ के खलीफा को बताती हैं कि हमने तो आपसे झूठ बोला था, हमने तो अपने पिताजी की मौत का बदला लिया था ये झूठ बोलकर। और ये इराक़ के खलीफा उन दोनों बेटियों को भी मरवा देते हैं। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। आक्रमण का कारण क्या था कि खलीफा का जो जहाज था वो सिंध के लुटेरों द्वारा लूटा जाना। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण 712 AD में सिंध पर किया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? दाहिर की पराजय हुई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया, जो एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं पर लगता था, तो सबसे पहले किसने लगाया था जजिया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब आक्रमण के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अरब आक्रमण के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा एक पुस्तक है, उसमें अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जैसे कि अभी हमने खलीफा के टॉपिक में बात करी थी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी ऐसे इसके अगले पार्ट लाता रहूँगा। धन्यवाद।